हेलो फ्रेंड्स। सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत का प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के तहत हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लेक्चर 5 की हम शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम हड़प्पा कालीन कला एवं तकनीकी तथा हड़प्पा के पतन के कारणों को जानेंगे कि हड़प्पा का पतन क्यों हुआ और हड़प्पा कालीन कला एवं तकनीकी क्या थी। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली हेडिंग है हड़प्पा की कला एवं संस्कृति। तो हड़प्पा की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमें हड़प्पा की शिल्प कला, रसायन विज्ञान, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, गणित आदि के हड़प्पा के ज्ञान को, हड़प्पा वासियों में गणित आदि के ज्ञान को पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हड़प्पा की कला एवं संस्कृति से संबंधित यदि आपके पास 11 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की कला एवं संस्कृति को समझाइए, या इसी क्वेश्चन को मैं हड़प्पा की जो कला एवं संस्कृति लिखा है इसी जगह मैं लिख सकता हूँ कि हड़प्पा की कला एवं तकनीकी को समझाइए। यदि क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की कला एवं संस्कृति को समझाइए 11 मार्क का रकम में, तो आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको सबसे पहले बताया कि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर सेकंड में कॉमन इंट्रो लिखाया था कि हड़प्पा का एक हमें कॉमन इंट्रो लिखना है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि हड़प्पा की कला एवं संस्कृति को समझाइए। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे हड़प्पा के कॉमन इंट्रो से कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, जिसका विकास सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। इतना लिखने के बाद हम फिर हड़प्पी कला फिर हम लिखेंगे कि हड़प्पा की कला एवं संस्कृति को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है शिल्प कला। तो शिल्प कला में हम लिखेंगे मोहर निर्माण। जो मोहर निर्माण था, यहाँ पर मोहर लिखा है, यहाँ पर लिखना है आपको मोहर, ठीक है ना। मोहर मतलब सिक्के जो होते हैं। और मन का निर्माण, मदभांड निर्माण के साथ साथ लाल मदभांड, सूती वस्त्र की बुनाई पर आधारित वस्त्र उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए जो इनकी शिल्प कला के प्रमाण हैं। दूसरी हेडिंग हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान, धातु संबंधित व्यवसाय विशेषकर कांसा निर्माण संबंधी व्यवसाय प्रमुख था, ठीक ना। इसके साथ साथ ये सोने चांदी आदि का भी व्यवसाय करते थे। तो इसमें आप एक थोड़ा सा जो ये कांसा निर्माण संबंधी व्यवसाय प्रमुख था लिखा हुआ है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि सोना चांदी आदि का व्यवसाय भी ये करते थे। फिर हम तीसरी हेडिंग डालेंगे स्थापत्य कला की, ठीक है ना। तो हड़प्पा के भवन, बृहद स्नानागार, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। स्थापत्य कला, हड़प्पा की भवन, बृहद स्नानागार, अन्नागार, जल निकासी, ठीक ना। जो प्रणाली थी जल निकासी प्रणाली, या जल निकासी के बाद में आपको लिख लेना है प्रणाली, यहाँ पर रिकी लिखा है इसको हटाकर प्रणाली लिख लीजिएगा आप। जल निकासी प्रणाली स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है और यह बताती है कि यह स्थापत्य के जानकार थे, ठीक है। तो चौथी हमारी हेडिंग जो होती है वो होती है मूर्ति कला। तो अब हड़प्पा से धातु की मूर्तियाँ, पाषाण की मूर्तियाँ, पत्थर से बनी योगी की मूर्तियाँ, हड़प्पा से लाल बलुआ पत्थर तथा स्लेटी पत्थर से बनी सिर विहीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। माता देवी की मूर्तियाँ भी बहुत संख्या में प्राप्त हुई हैं जो यह बताती हैं कि इनको मूर्ति कला के जानकार थे, ये मूर्ति कला के जानकार थे हड़प्पावासी। फिर हम बात करते हैं गणित। तो दशमलव प्रणाली, तो दशमलव प्रणाली इनकी मानक मापतौल के साक्ष्य मौजूद हैं। दशमलव प्रणाली, ठीक है, मानक मापतौल, दशमलव प्रणाली के बाद में आप मानक मापतौल के साक्ष्य, ये दशमलव प्रणाली और मानक मापतौल दोनों अलग अलग हैं। दशमलव प्रणाली, ठीक है, कॉमा लगा के फिर आप लिखेंगे मानक मापतौल के साक्ष्य मौजूद हैं जो इनके गणित के ज्ञान को बतलाते हैं, ठीक ना। और मापतौल में 16 के अनुपात का प्रयोग होता था, जो इंग्लिश में यहाँ पर टाइप हो गया है, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि मापतौल में 16 के अनुपात का प्रयोग होता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपना क्या कहते हैं 11 मार्कर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें हड़प्पा की इंट्रो से शुरुआत करनी है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तरी स्थल, इसका दक्षिणी स्थल, इस तरीके से आपको बना देना है हड़प्पा को।
ठीक है ना। हड़प्पा को आपको बता देना, इसका विस्तार बता देना। उसके जितने इतने में आपका आधा पेज हो जाएगा। उसके बाद आपको हड़प्पा काल की संस्कृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। फिर आपको हड़प्पा की संस्कृति को शुरू करना है, जो 2 पेज में चला जाएगा। अब 8 मिनट में इसको लिख के देखिए, आप इसको याद करके लिख के देखिए, इतना ही इसमें होता है। हमें शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। फिर इसके बाद में हम एक निष्कर्ष डाल सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं। जब आप पूरा क्वेश्चन यहाँ गणित तक पूरा लिख जाएगा, उसके बाद आप निष्कर्ष डाल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में कला एवं तकनीकी अपनी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है। तो ये हड़प्पा की कला एवं तकनीकी, या यहाँ पर कला एवं संस्कृति एक ही चीज़ है। कला एवं संस्कृति आती है तो आपको कला एवं संस्कृति भी यही लिखना है, और कला एवं तकनीकी आती है तो आपको कला एवं तकनीकी में भी यही लिखना है। फिर इसके बाद आती है बात कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता थी, इतनी डेवलप सभ्यता थी, इनका नगरीय नियोजन इतना अच्छा था, इसके पतन के क्या कारण हुए कि भाई इनका पतन कैसे हो गया, कि ये धीरे धीरे नष्ट कैसे हो गई। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो हड़प्पा के पतन को लेकर, ठीक है ना, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब जिनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत। तो इसके तहत आर्य आक्रमण, ठीक है ना, बाह्य भूकंप, यहाँ पर बाह्य लिखा है, यहाँ पे आपको कर लेना बाह्य भूकंप, और ये कॉमा लगा के आर्य आक्रमण, कॉमा बाह्य भूकंप, कॉमा बाढ़ आदि को पतन के कारणों के रूप में बताया गया है, किंतु वर्तमान में इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं, क्योंकि आकस्मिक पतन के सिद्धांत जो है इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें आर्य आक्रमण भी आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ आ गई या, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीव्र वर्षा हो गई, वर्षा के कारण बाढ़ आ गई, तो इस तरीके के कारण बताए गए हैं आकस्मिक पतन के सिद्धांत में। फिर दूसरा आपका आता है क्रमिक पतन का सिद्धांत। ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के तहत पारिस्थितिकी असंतुलन, जलवायु परिवर्तन को सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार बतलाया गया है। जो पारिस्थितिकी असंतुलन था, जलवायु परिवर्तन था। देखिए, जलवायु परिवर्तन जो किसी भी क्षेत्र में जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन किसी भी क्षेत्र का एकदम से नहीं हो जाता है। जैसे कि आप इंदौर को देखिए, इंदौर में अभी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और आप कहोगे अगले महीने ये 50-55 होने लगे, या 1 साल के अंदर ये 50-55 डिग्री पहुंच जाए। ऐसे नहीं होता, ये क्रमिक परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इसलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं क्रमिक पतन का सिद्धांत। तो पारिस्थितिकी असंतुलन वहाँ पे हुआ, फिर जलवायु परिवर्तन को सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार बतलाया गया। फेयर सर्विस जो है, फेयर, आप यहाँ पे FAIR लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें फेयर, हिंदी में लिख लें। और गुरदीप सिंह, ये 2 विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए इन्होंने, और यह बतलाया कि सभ्यता काल के दौरान जलवायु परिवर्तन से ताप, दाब एवं वर्षा के क्रम में परिवर्तन हुआ। अब दाब एवं वर्षा के क्रम में परिवर्तन हुआ, जिससे मानसून बारिश में कमी आई। अब मानसून और बारिश में कमी आ गई, और मानसून बारिश में कमी आने से नदी जल स्रोतों में बहाव कम हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है कि हर एक लाइन दूसरे के कारण लगे, आपको ऐसा लगना चाहिए, क्रमबद्ध लगना चाहिए। तो मानसून बारिश में कमी आने से नदी जल स्रोतों में के बहाव कम हुआ, जिससे सिंचाई जल न्यूनता से, ठीक है ना, अब सिंचाई, अब जो ही मानसून में वर्षा में कमी आएगी तो सिंचाई का जल होगा उसकी न्यूनता हो जाएगी, मतलब कि सिंचाई का जल कम हो जाएगा। और ठीक है ना, न्यूनता से, अब यहाँ पे लिखा है कशी, लिखा है यहाँ पे कशी, गलत टाइप हो गया, यहाँ पे आपको कर लेना है कृषि। ये तो कृषि की आप लिख लेंगे यहाँ पर कृषि, न्यूनता से कृषि उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और धीरे धीरे उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई। अब ये कृषि उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य, पानी की हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो गिरावट आई। अब भाई उद्योग धंधे फिर भी चलो चल रहे, अब मान लीजिए अब कृषि नहीं हो रहा, कृषि उत्पादन नहीं हो रहा, तो खाने का संकट उनके सामने उत्पन्न हो जाएगा, तो गिरावट आई। नगरीय स्वरूप का पतन हो गया, नगरीय स्वरूप का पतन हो गया, और लोग कहीं और, अब यहाँ पर लिखा है प्रोविजन, तो यहाँ पर प्रोविजन की जगह आपको लिख लेना प्रवजन या प्रवसन, जिसको बोलते हैं। प्रवसन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति का, मतलब कि किसी व्यक्ति के निवास में स्थायी परिवर्तन को प्रवसन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना नगरीय स्वरूप का पतन हो गया और लोग कहीं और, प्रवजन, ठीक है ना, प्रवजन करके चले गए। प्रवजन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके निवास में परिवर्तन होना। अब कहीं चले गए और वर्तमान, अब ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका हो जाएगा खत्म क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब फिर मैंने लिखा है कि वर्तमान में क्रमिक पतन के सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो आप ये निष्कर्ष में जोड़ सकते हैं यहाँ से
कि क्रमिक पतन के सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। पुरातात्विक साक्ष्य मोहनजोदड़ो धौलावीरा से, हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के सर्वे से, तथा इसरो के सैटेलाइट, ठीक है ना, इसरो के सैटेलाइट आंकड़ों के माध्यम से। अब यहाँ पे किस लिखा है, यहाँ पे इसरो के कर लेना आपको, के सैटेलाइट आंकड़ों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि सभ्यता का पतन कृषि उत्पादन के साथ साथ उद्योग धंधे और व्यापार, ठीक ना, में, और ये व्यापार के बाद में आपको सीधे यहाँ से में संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ है। तो ये आपको निष्कर्ष में लिख देना है। तो इस तरीके से आपका ये हड़प्पा के पतन का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो यदि आप क्वेश्चन आता है आपको 11 मार्कर में आपको क्वेश्चन मिलता है, मान लीजिए कि 11 मार्कर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के पतन के सिद्धांत क्या थे, तो आपको सबसे पहले हड़प्पा का एक कॉमन इंट्रो जो मैंने आपको लिखाया है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को आप देख सकते हैं मेरा खोल के, उसमें मैंने हड़प्पा के लिए एक इंट्रो बताया है, और वही इंट्रो को हर जगह आपको हर क्वेश्चन में हड़प्पा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है 11 मार्कर में, तो उसमें आपको हड़प्पा का इंट्रो बताना है। तो उसके बाद में हमें हड़प्पा सभ्यता का पतन साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न मत हैं जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया। इस तरीके से आप इसको लाइन को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एक चार्ट बना सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं आकस्मिक पतन का सिद्धांत, ठीक है ना, और फिर लिखेंगे आप क्रमिक पतन का सिद्धांत। एक चार्ट बना देंगे, पतन लिख के फिर आकस्मिक पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत। फिर आकस्मिक पतन के सिद्धांत को थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देना है, फिर क्रमिक पतन के सिद्धांत को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, और फिर आपको लास्ट में जाते हुए यहाँ से आपको निष्कर्ष लिख देना है, जो मैंने इसमें साथ में निष्कर्ष जोड़ दिया क्रमिक पतन के सिद्धांत में, आपको ये लिख देना। और यदि यही क्वेश्चन 6 मार्कर में आता है तो आपको हड़प्पा का थोड़ा सा इंट्रो देना है, फिर आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है ना, एक आकस्मिक पतन का सिद्धांत और क्रमिक पतन का सिद्धांत। जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे आंसर राइटिंग की, तब आपको मैं ये चार्ट बना के बताऊँगा इस तरीके किस तरीके से उसमें करते हैं। तो आकस्मिक पतन का सिद्धांत और आकस्मिक पतन के सिद्धांत के नीचे आपको लिख देना बाढ़, भूकंप आदि, और क्रमिक पतन के सिद्धांत के नीचे आपको लिख देना है जलवायु परिवर्तन, और बता देना कि फेयर सर्विस और गुरुदेव सिंह जो विद्वान थे उन्होंने ये दिया है, और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देना हल्का सा, आपका ये 6 मार्कर में ख़त्म हो जाएगा पतन का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हड़प्पा के पतन के कारण क्या थे, हड़प्पा की तकनीकी क्या थी, हड़प्पा की कला क्या थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।